हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके 100 MCQs प्लस एवोल्यूशन का किया था। तो आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस लेके आती रहूँगी मैं आपके लिए MCQs के, प्लस जो भी ओवरऑल आपका सिलेबस है उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आना शुरू कर दूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द फीमेल गोनैड्स आर कॉल्ड। अब मैंने आपको मेल और फीमेल दोनों के गोनैड्स बताए थे। मेल का गोनैड कौन सा होता है और फीमेल का कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो ये टेस्टिस जो है वो मेल का पार्ट होता है। यूट्रस जो होता है उसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब भी नहीं होता। तो इसमें जो गोनैड्स है वो कौन सा होएगा, हमारा ओवरीज। समझ आई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज। कहता है ह्यूमंस में कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एग जो है और स्पर्म है ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी जो फ्यूज़न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो कहते हैं ये फर्टिलाइजेशन जो होती है ये कहाँ पे हो रही होती है, वेदर वो यूट्रस में होती है, ओवरीज में होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है या फिर सर्विक्स में होती है। जी बताओ जी कहाँ पे होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमंस के केस में वो कहाँ पे होती है, हमारी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द यूट्रस इज लाइंड इंटरनली बाय। अब देखो मैंने आपको बताया था यूट्रस जो होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर होता था यूट्रस का, तो इसमें 3 इसकी लाइनिंग होती है। एक बाहर वाली होती है, ठीक है, ऐसे करके, एक अंदर वाली है, एक बीच वाली है और एक बाहर वाली है। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनिंग हो गई थी इसकी, 3 लाइनिंग होती थी हमारे पास, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो कहता यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है जो इंटरनली, अब अंदर वाली बतानी है तो अंदर वाली कौन सी होगी, मायोमेट्रियम होगी, एंडोमेट्रियम होगी, पेरीमेट्रियम होगी या फिर एपीमेट्रियम होगी। बताओ जी अंदर को क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज़ को अंदर प्रेजेंट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो। साइंस के अंदर एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है, अंदर। एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है जी, बाहर। तो इसमें कौन सा आएगा, अब इंटरनली पूछा है तो कौन सा आएगा, एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द फनल शेप्ड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज कॉल्ड। कहते हैं जो फनल की तरह फेलोपियन ट्यूब का एंड होता है उसको आप क्या बोलते हो। ठीक है, उसको आप इस्थमस बोलते हो, एम्पुला बोलते हो, फिम्ब्रे बोलते हो या फिर इनफंडिबुलम बोलते हो। क्या बोलते हो जो इसको लास्ट में जो स्ट्रक्चर बना होता है फनल की तरह उसको क्या बोलते हैं हम, इनफंडिबुलम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब यूट्रस का मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे बाहर वाले, अभी अभी हमने पढ़े हैं, कौन से, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरोमेट्रियम। उन तीनों का फंक्शन भी बताया था। अब इसमें उन्होंने कौन सा पूछा है, कहते हैं यूट्रस कौन सा पार्ट है यूट्रस का जो मेंस्ट्रुएशन को शेड करने में हेल्प करता है। तो वो कौन सा था, मायोमेट्रियम था, एंडोमेट्रियम था या फिर पेरोमेट्रियम था या फिर सर्विक्स का तो चलो काम नहीं है। इन तीनों में से बताओ कौन सा होएगा, कौन सा होता है इसमें सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता था, यस हमारा एंडोमेट्रियम। समझ आई। नेक्स्ट है द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें हमने जैसे हमने मेल्स में पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वैसे ही फीमेल्स के अंदर भी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है फीमेल के अंदर, और वो कौन सा है हमारे पास, ओवरी। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब ये तो बाद में काम करते हैं, सबसे पहले कौन काम करता है, हमारा ओवरी काम करती है। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है कि जब भी कोई बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम कौन सी ऐसी अंदर वाली यूट्रस की लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे बेबी जो बाहर आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, वो आपका एंडोमेट्रियम वाली है, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है या फिर सर्वाइकल कैनाल है। बताओ जी इसमें कौन सा आएगा। एंडोमेट्रियम का आपने देख लिया फंक्शन ऊपर क्या था, इसमें मेंस्ट्रुएशन को शेड करने में हेल्प करता था। ठीक है, तो अभी कौन सा आएगा,
कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसमें कौन सा आएगा, मायोमेट्रियम आएगा या फिर पेरीमेट्रियम आएगा, दोनों में से एक आएगा। पेरी कौन सा है, बाहर वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, मायोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी दैट इज मायोमेट्रियम। नेक्स्ट है द नैरो ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना इज कॉल्ड। कहता है, अब देखो ना यूट्रस जो है ऊपर, ये यूट्रस आ गया और उसकी जो ओपनिंग है, वेट एक मिनट, ठीक है, जो यूट्रस है, यूट्रस की ओपनिंग हो रही है जब वजाइना के अंदर, ये ऊपर यूट्रस है, ये नीचे वजाइना है, ठीक है, यूट्रस एंड ये वजाइना है। तो कहता ये जो नैरो ओपनिंग होती है फ्रॉम यूट्रस इनटू द वजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप फंडस बोलते हो, एम्प्यूला बोलते हो, सर्विक्स बोलते हो या फिर ओविडक्ट बोलते हो, बताओ जी। अब देखो फंडस, एम्प्यूला और ओविडक्ट, ये तीनों तो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बचा कौन सा हमारे पास, सर्विक्स। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज आपका क्या आ जाएगा, सर्विक्स। क्लियर। नेक्स्ट है द क्लाइटोरिस इन फीमेल इज होमोलोगस टू। कहते हैं जो फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस है वो मेल के कौन से पार्ट के सिमिलर है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, सिमिलर। होमो का मतलब, अब वर्ड, एक वर्ड को आप देख लोगे ना, जैसे होमो है, ये होमो का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास, सेम। अब साइंस में आपको कहीं भी होमो वर्ड दिख जाए उसका मीनिंग क्या होएगा, सेम। क्या मतलब हो जाएगा इसी, सेम। अभी बताओ, तो कहता कौन सा, द क्लाइटोरिस इन फीमेल इज होमोलोगस टू, क्या वो ग्लांस पेनिस के बराबर है, स्क्रोटम के बराबर है, टेस्टिस या फिर प्रोस्टेट, बताओ जी इसमें से कौन सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्लांस पेनिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, हाउ मैनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल फीमेल। कहते हैं कि नॉर्मल फीमेल जो है उसके अंदर कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ये तो नॉर्मल है, कितनी होती हैं जी ओवरी प्रेजेंट, उनमें 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया oogenesis बिगन इन। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वो कहाँ पे बिगन होता है, प्यूबर्टी में होता है, बर्थ के टाइम पे होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या फिर मेनोपॉज के दौरान होता है। तो वो कहाँ पे होता है जी, जल्दी जल्दी बता दो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। कहते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवरीज जो हैं उसका फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, क्या वो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है या फिर oocyte। अब इसमें आपको कौन सा याद करना है, जो मैंने साइकिल बताया था, ऐसे पूरा ऐसे गोल साइकिल था ना, उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बनता था, सेकेंडरी बनता था, टर्शरी बनता था, उसके बाद वो पूरा सर्कल चलता था। तो वो पूरा जो डायग्राम है ना वो आपने इसमें लर्न करना है अच्छे से। तो बताओ फंक्शनल यूनिट कौन सा हुआ ओवरीज का, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट है द प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन विच फेज ऑफ द म्योसिस। कहते हैं जो प्राइमरी oocyte बनता है वो म्योसिस के कौन से फेज पे अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 पे होता है, मेटाफेज 1 पे होता है, एनाफेज 2 पे होता है या फिर टीलोफेज 2 पे होता है। तो वो कौन सा था, प्रोफेज 1। अभी आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो 1 मिनट पॉज करके आप पहले खुद सोचा करो कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद मैच करके देखा करो कि आपका आंसर सही है या गलत है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द सेकेंडरी oocyte इज़ अरेस्टेड इन। अब देखो ना इसमें आपके 2 क्वेश्चन हो गए, पहले प्राइमरी oocyte का ऐड कर दिया था मैंने, उसके बाद सेकेंडरी का। इससे क्या होगा, आपको ईजिली याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो जो सेकेंडरी है वो कहाँ पे होगा, प्रोफेज 1 पे, मेटाफेज 2 पे, एनाफेज 1 पे या फिर टीलोफेज 1 पे। तो ये कहाँ पे होगा, जल्दी बता दो, मेटाफेज 2 के ऊपर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं ईच प्राइमरी oocytes गिव राइज टू। हर एक प्राइमरी oocytes जो है उससे क्या बनता है, 4 ओवम बनते हैं, 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं, 2 ओवम बनता है या फिर 4 पोलर बॉडीज़ बनती हैं। तो इसमें से क्या बनेगा इसका, 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी। अब क्योंकि हमें ओवम तो एक ही चाहिए ना, 4 थोड़ी ना चाहिए, तो एक उसमें ओवम बन जाएगा, जो 3 होंगी वो क्या बनेगी, पोलर
बॉडीज़ बन जाएंगी, वो जो ओवम से छोटी होती हैं। ओवम थोड़ा सा बड़ा होता है, ये छोटी हो जाती हैं पोलर बॉडीज़। ठीक है, चलो जी। द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी इज, कहते हैं जो फीमेल है उसके अंदर लार्जेस्ट सेल्स कौन सा प्रेजेंट होता है, वेदर वो नर्व सेल है, ओवम है, एपिथेलियल सेल है या फिर मसल सेल्स प्रेजेंट है। अब देखो ना, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल, मसल सेल, ये तो मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल में ओवम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फीमेल का लार्जेस्ट सेल। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज ओवम। नेक्स्ट आ गया, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्स टू रिलीज द ओवम इन द प्रोसेस कॉल्ड, कहता उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है और ओवम को रिलीज़ करता है। ऐसे करके आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखे होंगे, उसमें से वो रिलीज़ कर देता है ओवम को। ठीक है, तो उसको आप कौन सा प्रोसेस बोलते हो, वेदर उसको आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हो, फर्टिलाइजेशन बोलते हो, ओवल्यूशन बोलते हो या फिर इम्प्लांटेशन बोलते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो। अब मेंस्ट्रुएशन तो आपको पता है, जो पीरियड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम, जिसमें ब्लड आता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जी, जो स्पर्म है वो ओवम के साथ मिलता है। ठीक है, उनका फ्यूज़न होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब जब फ्यूज़न हो जाती है उसके बाद जाइगोट बनता है, इम्प्लांट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर सी ये रहेगा हमारे पास, तो ये कौन सा होएगा, ओवल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द येलो बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर ओवल्यूशन इज़, कहता ओवल्यूशन के बाद जब एक येलो बॉडी फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप कॉर्पस एल्बिकन बोलते हो, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हो, जोना पेलुसिडा बोलते हो या फिर पोलर बॉडी बोलते हो। तो इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं जी, कॉर्पस ल्यूटियम। विच हार्मोन मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहता कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो कौन सा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो होगा नहीं। ठीक है, ना ही LH होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HGC। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इनटू, कहता अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फॉर एग्जांपल जो एग है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़न नहीं हुआ, यानी कि उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उस केस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में डीजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में, ग्राफियन फॉलिकल्स में, जोना पेलिसिडा में या फिर ट्रोपोब्लास्ट में। तो किस में होगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। नेक्स्ट है, द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें 35 डेज़ का होता है, कुछ में ऐसा होता है जिसमें 24 डेज़ का साइकिल होता है, लेकिन उन्होंने एवरेज पूछा है कि एवरेज जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने डेज़ का होता है। तो वो कितने डेज़ का होता है, 28 डेज़ का। नेक्स्ट है, ओवल्यूशन अकर अराउंड द डैश डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कहता है कितने दिन में ओवल्यूशन जो है वो अकर होता है। ठीक है, तो वो कितने दिन में होता है, 7 डेज़ में, 14 में, 21 में या फिर 28 डेज़ में। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 14th डे। ओके, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन इज़, अब कौन सा हार्मोन है जो ओवल्यूशन में हेल्प करता है, तो वो कौन सा था हमारे पास, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो है नहीं। ठीक है, और कौन सा बचा हमारे पास, FSH भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन, ल्यूटिनेटिक हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवल्यूशन के लिए। Question number 24 is that the proliferative phase of menstrual cycle is under the influence of dash, कौन सा हार्मोन है जिसके इन्फ्लुएंस में होता है प्रोलिफरेटिव फेज, तो वो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्ट्रोजन। द सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डोमिनेट, अब इसमें डोमिनेट बताना है। ठीक है, कौन सा फेज है जो डोमिनेट होता है बाय डैश, कौन सा हार्मोन है जो डोमिनेट करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर
ड्यू टू सडन ड्रॉप इन, कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कब होती है, जब किसी हार्मोन का सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो वो कौन से हार्मोन है जो ड्रॉप हो जाते हैं, वेदर वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, FSH एंड LH है, HCG या फिर FSH या फिर अकेला LH हार्मोन है। तो वो कौन सा है जिसमें सडनली ड्रॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इज मेनोपाज यूजली अकर एट द एज ऑफ। अब मेनोपाज का मतलब क्या होता है, जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं आपको। ठीक है। तो वो कौन सी एज में होते हैं, वेदर वो 25 to 30 की एज में होता है, 40 to 50 की एज में होता है, 60 to 70 की एज में होता है, या फिर 15 से 20 की एज में होता है। तो वो आपका कौन सा होता है, जब लेडीज़ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हैं तब ये मेनोपाज का फेज़ आता है। तो बूढ़ी कब होती हैं, अराउंड 40 to 50 ईयर्स। तभी बोलते हैं ना कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो एग होता है उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है और उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 40 to 50 ईयर्स की एज में मेनोपाज जो है वो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड। जब सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल्स में तो उसको आप क्या बोलते हो, वेदर उसको आप मेनोपाज बोलते हो, मेनार्क बोलते हो, ओवल्यूशन बोलते हो, या फिर प्यूबर्टी बोलते हो। तो इसको आप क्या बोलते हो जी, मेनार्क। क्या बोलते हो, मेनार्क। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसको आप मार्क कर लेना मेनार्क, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ गया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म। कहता बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्या उसको आप डिस्मेनोरिया बोलते हो, एमेनोरिया बोलते हो, ओलिगोमेनोरिया बोलते हो, या फिर मेनार्क बोलते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो। अब एब्सेंस है तो एब्सेंस को हम डोनेट करते हैं ए के साथ। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, एमेनोरिया। ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है लेडीज़ को, तो कहता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, मेनोरिया बोलते हो, डिस्मेनोरिया बोलते हो, एमेनोरिया बोलते हो, या फिर ओलिगोमेनोरिया बोलते हो। तो इसमें आप क्या बोलते हो, डिस्मेनोरिया। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पेन होती है लेडीज़ को, उनसे बर्दाश्त नहीं होती वो पेन, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्मेनोरिया। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका जी क्वेश्चन नंबर 31। कहता विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। अब जो ओवेरियन फॉलिक्यूल्स है, जब उसकी ग्रोथ होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे बन रहा होता है, तो कहता कौन सा हार्मोन है जो उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है, वेदर वो एस्ट्रोजन है, FSH है, LH है, या फिर प्रोजेस्टेरोन है। तो कौन सा हार्मोन है वो हमारे पास, दैट इज FSH। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है LH सर्ग्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब LH हार्मोन जो है वो कहता है रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर इम्प्लांटेशन के लिए। तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवुलेशन के लिए। कहता प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको मेनली कौन सिक्रेट करता है, ओवरी करती है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है, प्लेसेंटा करता है, या फिर बोथ BNC मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है और प्लेसेंटा भी करता है। तो बताओ जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन सिक्रेट करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी आपका सिक्रेट करता है, और जो प्लेसेंटा है वो भी सिक्रेट करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ B and C। विच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। अब कहता है कौन सा हार्मोन है जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हो। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, HCG है, या फिर LH है। तो बताओ कौन से हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हो। वो आपका कौन सा है, HCG। HCG हार्मोन जो है उसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हो। रिलैक्सिन हार्मोन इज इन प्रेगनेंसी इज सिक्रेटेड बाय। रिलैक्सिन हार्मोन कहता कौन प्रेगनेंसी के दौरान कौन सिक्रेट करता है,
वेदर वो प्लेसेंटा करता है, ओवरी करती है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है, या फिर बोथ ए एंड सी का मतलब प्लेसेंटा भी करता है और कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है। तो बताओ जी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जो आपका प्लेसेंटा है, जो आपका प्लेसेंटा है वो भी सिक्रीट करता है और आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी सिक्रीट करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। प्रोलैक्टिन कहता है कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, प्लेसेंटा से होता है, या फिर थायराइड ग्लैंड से होता है। तो कहाँ से होता है आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीट? पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ आ गई? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। ईस्ट्रोजन को अब कौन प्रोड्यूस करता है? आपके थीका सेल्स, ग्लैनुलोसा सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्लेसेंटा। इन चारों में से बताओ कौन है जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है? हाँ जी, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रैनुलोसा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका विच हार्मोन इनहिबिट FSH सिक्रीशन ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। अब कहता है ल्यूटियल फेज के दौरान कौन सा हार्मोन है जो FSH को इनहिबिट करता है कि बस अभी नहीं बनाना, अभी ठीक है, इतना ही चाहिए था हमें। तो वो कौन सा है? ईस्ट्रोजन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर रिलैक्सिन। इन चारों में से कौन सा है आपके पास हार्मोन? दैट इज़ इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन क्या होता है? जो कि इनहिबिट करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑक्सीटोसिन हेल्प इन। कहता है ऑक्सीटोसिन जो है वो किस में हेल्प करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एट चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, या फिर फॉलिकल मैच्योरेशन में हेल्प करता है। बताओ जी किस में करता है ऑक्सीटोसिन? तो ये किस में करता था? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम सिक्रीशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज ड्यू टू। किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण, ईस्ट्रोजन के कारण, प्रोलैक्टिन के कारण, या फिर FSH के कारण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास जी? प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो फीमेल का एग है और मेल का जो स्पर्म है, इन दोनों में जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कौन सी जगह है फीमेल के अंदर, वहाँ जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होती है? यूट्रस के अंदर होती है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ओवरी के अंदर होती है, या फिर सर्विक्स के अंदर होती है। तो वो किस में होती है जी? आपका एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वैसे तो फैलोपियन ट्यूब में भी ऑप्शन आता है कई बार, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर है दैट इज़ एम्प्यूला रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का। वहाँ पे इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जो एग होता है और जो स्पर्म आ रहा है वे दोनों आके उधर ही फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट है द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। जो ओवम है, जो एग है, उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको आप क्या बोलते हो जी? उसको आप क्या बोलते हो? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये तो इजी है बहुत ज़्यादा, इसको आप देख लेना। इसकी इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट है द स्पर्म पेनिट्रेट्स ओवम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम। अब कहते हैं जो स्पर्म होता है ना, जो स्पर्म है वो क्या करता है? ओवम की जो लेयर होती है बाहर वाली उसको पेनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? उसकी टेल से सिक्रेट होता है, न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है, एक्रोसोम से होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो उस कहाँ से होता है जी? वो उसके एक्रोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्रोसोम। अब कहता है एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। एक्रोसोम जो है वो कहाँ से फॉर्म्ड होता है जी? तो एक्रोसोम न्यूक्लियस में ऑप्शन आएगा नहीं इसका, लाइसोसोम भी नहीं आएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है वहाँ से एक्रोसोम फॉर्म होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैरियर स्पर्म पेनिट्रेट इन द ओवम इज। जो फर्स्ट बैरियर है स्पर्म का पेनिट्रेट करने में वो कौन सा है? मतलब उसकी जो पहली लेयर आती है
वेदर वो जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके पास? हाँ जी, दैट इज कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। कहता है जो मेल का गैमेट क्या हो जाएगा भाई? स्पर्म। फीमेल का ओवम हो जाएगा। कहता है इन दोनों की जो फ्यूज़न हो रही है आपस में, उसको आप क्या बोलते हो? क्या उसको आप इम्प्लांटेशन बोलते हो, ओवल्यूशन बोलते हो, फर्टिलाइजेशन बोलते हो या फिर मैंसुरेशन बोलते हो? तो ये तो बड़ा इजी है, इसको आप क्या बोलते हो? फ्यूज़न होने को क्या बोलते हैं जी? फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका ऑप्शन, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड। अब देखो, ओवम पहले जो एग था जिसको फर्टिलाइज नहीं किया था, लेकिन अब स्पर्म आ गया, उसने इसको फर्टिलाइज कर दिया। अब जो फर्टिलाइज्ड एग बना, ओवम बना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मोरूला बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे या फिर एम्ब्रियो बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे पहले वाला बनता है आपके पास सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलते हैं उसको जी? जाइगोट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जाइगोट। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन द डैश डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहते फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन होता है? तो वो कितने दिन लगा लेता है? अप्रॉक्स 7 डेज। कितने? अप्रॉक्स 7, 1 वीक का टाइम लगाता है वो। अगर आपको ऑप्शन में वीक के अकॉर्डिंग आता है तो अब 1 वीक का ऑप्शन आएगा, तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज। अब जाइगोट की जब क्लीवेज हुई, ठीक है, जब वो डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर बना आफ्टर जाइगोट? जैसे फर्स्ट वाला आपका क्या बन गया जी? जाइगोट। अब जाइगोट के आगे भी कुछ बनेगा, उसके आगे भी कुछ बनेगा। एक सेल है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा हुआ है। कहते हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा आफ्टर द क्लीवेज ऑफ जाइगोट, उसको आप क्या बोलोगे? क्या वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, मोरूला होता है, ट्रोपोब्लास्ट होता है या फिर एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा जी? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज मोरूला। नेक्स्ट है द हार्मोन कन्फर्मिंग प्रेगनेंसी इन यूट्रिन टेस्ट इज। कहता है कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? जब यूरिन का टेस्ट करती हैं फीमेल्स, तो कौन सा हार्मोन है जो कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है? प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन, HCG या फिर LH? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? HCG। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं हम? HCG हार्मोन बोलते हैं। तो इसके साथ आपके 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए हैं और आधा घंटा हो गया है, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा हमें और हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है दैट इज़ प्लेसेंटा इज़ फॉर्म्ड बाय। जो प्लेसेंटा है वो कौन फॉर्म करता है? क्या वो ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम करता है, ओवरी एंड यूट्रस करता है, एम्ब्रियो करता है या फिर स्कोरियन करता है? बताओ जी, प्लेसेंटा को कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम। वो दोनों क्या करते हैं? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लेसेंटा होता क्या था भाई? प्लेसेंटा क्या होता है? कनेक्शन होता है बिटवीन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है और जो बच्चा होता है, उसके बीच में कनेक्शन होता है। ये काम क्या करता है? जैसे इस बच्चे को गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो वो गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। और उसको जो खाना चाहिए उसमें हेल्प करता है। और जो बेबी के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ होता है, वो वेस्ट मटेरियल को दोबारा से उसकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? कनेक्शन होता है बिटवीन जो प्रेग्नेंट लेडी है, मदर है, और जो बेबी है, उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको फॉर्म कौन करता है? ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम। प्लेसेंटा इज़ अ टाइप ऑफ डैश ऑर्गन। कहता है प्लेसेंटा किस तरीके का ऑर्गन है? क्या ये टेम्परेरी एंडोक्राइन है, परमानेंट एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है या फिर डाइजेस्टिव? अब डाइजेस्टिव तो ये है नहीं, ठीक है। एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब होता है बाहर वाला, तो बाहर वाला भी नहीं है, अंदर प्रेजेंट है।
यानी कि एंडोक्राइन तो है, लेकिन क्या ये परमानेंट वाला एंडोक्राइन है या टेम्परेरी वाला है, मतलब हमेशा के लिए बॉडी में रहता है या फिर थोड़ी टाइम के लिए रहता है। तो ये कौन सा वाला है एंडोक्राइन, दैट इज़ टेम्परेरी, क्योंकि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसी दौरान जो प्लेसेंटा है वो फॉर्म होता है, अदरवाइज प्लेसेंटा का काम नहीं होता बॉडी में। समझ आ गई? तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, टेम्परेरी एंडोक्राइन। नेक्स्ट है प्लेसेंटा सिक्रीट। अब क्या था, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, HCG है, प्रोजेस्टेरोन है या फिर एस्ट्रोजन है या फिर सारे हैं। तो ये क्या करता है, सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है, HCG को भी, प्रोजेस्टेरोन को भी, एस्ट्रोजन को भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़। ह्यूमन प्रेगनेंसी में कितना टाइम लगाता है वो, जैसे हम बोलते हैं 8 मंथ 9 मंथ किसी में होता है, किसी में 10th मंथ, लेकिन ह्यूमन के केस में कितना टाइम लगता है जी, 9 मंथ का। तो उसको बस डेज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। बताओ इसमें 260 डेज़ का टाइम होता है, 280 डेज़ का, 300 डेज़ का या फिर 200 डेज़ का। तो नॉर्मल एवरेज पूछा उन्होंने, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, 280 डेज़। द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज़। अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के, वो भी स्टार्ट कर देते हैं मिल्क की प्रोडक्शन करना। तो कहते हैं जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेट होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप कोलोस्ट्रम बोलते हो, नॉर्मल मिल्क बोलते हो, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हो या ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल मिल्क भी नहीं बोलते, एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बोलते, ट्रांजिशनल मिल्क भी नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट आ गया द प्रोटेक्टिव फ्लूइड अराउंड द एम्ब्रियो। कहते हैं जो एम्ब्रियो होता है जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता है वो, वेट, हाँ कुछ इस तरीके से होता है, तो उसके अराउंड क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। जैसे इसके अंदर बेबी है, ये बेबी है अंदर, ठीक है, प्रेजेंट, तो इसके अराउंड ना कुछ इस तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है फ्लूइड की, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या क्रोनिक फ्लूइड बोलते हैं। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे जी, एमनियोटिक फ्लूइड। चलो अब कहते हैं द अम्बिलिकल कोड कनेक्ट्स। जो अम्बिलिकल कोड होता है वो कनेक्ट करता है मदर टू ओवरी, यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब, फीटस टू प्लेसेंटा या प्लेसेंटा टू ओवरी। तो वो किसको कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कोड, फीटस टू प्लेसेंटा। जो फीटस होता है ना उसको प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो क्या करे, अच्छे से गैसेस को ले सके या फिर वेस्ट मटेरियल जो उसका बाहर जा सके, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज़ ऑफ फीटल ओरिजिन। क्या तो कौन सा पार्ट है प्लेसेंटा का जो फीटल ओरिजिन वाला है, तो ये कौन सा है, डेसिडुआ बैसिलस है, कोरोनिक विलाई है, एंडोमेट्रियम है या फिर मायोमेट्रियम है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अब देखो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम तो ये दोनों तो है नहीं, सीधी सीधी बात, ठीक है, इन दोनों में ही कोई होगा। तो वो कौन सा होएगा हमारे पास, डेसिडुआ बैसिलस भी नहीं है, बैसिलस हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज कोरोनिक विलाई। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया है हमारे पास एंड ये है द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज। कहता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है दोनों की, ओवम और जो आपका स्पर्म होता है, दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद जब स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट, तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन में सबसे पहला ऑर्गन जो है वो कौन सा बनता है, वेदर वो ब्रेन बनता है, वो हार्ट बनता है, किडनी बनता है या फिर लीवर बनता है। तो वो सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा बनता है बेबी के अंदर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हार्ट बीट बनती है सबसे पहले उसकी, उसके बाद बाकी का जो पार्ट है वो सारा कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया न्यूरल ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम
कहता है जो न्यूरल ट्यूब है वो कहाँ से डेवलप करती है। अब न्यूरल ट्यूब आपने न्यूरुलेशन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरुलेशन क्या प्रोसेस होती है जिसमें न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो कहता है जो न्यूरल ट्यूब है वो कहाँ से बनती है, वो मेसोडर्म से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है, एंडोडर्म से बनती है या फिर एपीब्लास्ट से बनती है। बताओ जी। उसकी सेंटर वाली लेयर जो होती है, ठीक है, 1 2 3 लेयर्स होती है। तो सेंटर वाली लेयर को आप क्या बोलते हो जी, एंडो तो होगी अंदर वाली, मीज़ो क्या हो गई सेंटर वाली, सॉरी वेट, ये लेयर होगी 1, ये 2 एंड ये 3। तो ये कौन सी लेयर होगी, एक हो गई आपके पास एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर वाली एंड मीज़ो सेंटर वाली, ठीक है। तो वो कौन सी न्यूरल ट्यूब कौन बनाता है, बाहर वाली, ऐसे गोल सी बन जाती है लास्ट में आके। तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्टोडर्म, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब डेवलप करती है फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्टोडर्म। तो इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब रह गए हमारे 40 क्वेश्चन। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो पानी पीने के लिए, तब तक आप भी पानी पी लो, बस 2 मिनट का वेट। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो कहता है द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज़, कहता है नेचुरली जो फैमिली प्लान करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, क्या वो कॉन्डम यूज़ होता है, कॉपर टी होता है, रिदम मेथड होता है या फिर ओरल पिल्स होता है, जिसमें वो मेथड जिसमें नेचुरली मतलब फैमिली को वो प्लान करते हैं। तो उसको आप क्या बोलोगे। अब कॉन्डम यूज़ करेंगे तो फैमिली थोड़ी ना प्लान होगी उनकी, कॉपर टी से भी नहीं होगी भाई, ओरल पिल से भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ रिदम मेथड। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी वाई। अब कॉपर टी कॉपर टी क्या होती है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो फीमेल अपनी वजाइना में इंसर्ट करवाते हैं थ्रू ऑपरेशन डॉक्टर की हेल्प से। तो ये क्या करता है, स्पर्म्स जो आते हैं उसको प्रिवेंट करता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब उन्होंने क्या पूछा, कहता है जो कॉपर टी है वो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, कैसे, क्या वो ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, स्पर्म को मार देता है, प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, या फिर थिकनिंग करता है सर्वाइकल म्यूकस को। तो वो क्या करता है, इनमें से क्या ऑप्शन आएगा उसका, कि वो इम्प्लांट नहीं होने देता, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली कंटेन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलती हैं मार्केट से उसमें मेनली क्या होता है, क्या उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर दोनों होते हैं या फिर LH एंड FSH होता है। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें ज़्यादा क्या होता है जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ट्यूबरेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल मैथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन डैश, किसमें। अब मेल का हमने देख लिया था, कौन सी थी भाई, उसमें भी कोई मेथड था, कौन सा मेथड था उसमें,
बताओ जल्दी जल्दी। ट्यूबरेक्टोमी अभी बताओ, सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन का मेल में है, फीमेल में है, या फिर बोथ में है, या फिर नन में। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया जी इसमें। तो बताओ ये किस में होता है? ट्यूबरेक्टोमी किस में होगी? फीमेल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या आ जाएगा जी आपका? ट्यूबरेक्टोमी। ठीक है, इसमें हमने मेल में भी पढ़ा था कि मेल में सर्जिकल मेथड जो होता है स्टेरिलाइजेशन का, उसको आप क्या बोलते थे? ओ से था कुछ, बताओ कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका क्या नाम था। ओ से था कुछ, इसके जैसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। कहता है यूट्रस को ही रिमूव कर देना विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऊफोरेक्टोमी बोलोगे, हिस्टेरेक्टोमी बोलोगे, ट्यूबरेक्टोमी बोलोगे, या फिर लैप्रोस्कोपी बोलोगे? तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? बताओ जी। ट्यूबरेक्टोमी तो इसमें होगा नहीं क्योंकि वो हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, उसका क्या मतलब था? सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब हमारे पास बोले बचे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो बताओ इसमें क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा आपके पास? हिस्टेरेक्टोमी। अभी क्वेश्चन नंबर आ गया 66, एंडोमेट्रियोसिस इज। एंडो मतलब अंदर। अब इसको याद रखना, ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है इन्फ्लामेशन हो जाना यूट्रस में, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज आउटसाइड यूट्रस, ठीक है, फिब्रॉइड इन ओवरी, या फिर ओवेरियन कैंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, डैट इज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज आउटसाइड यूट्रस। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको आप पीसीओएस बोलते हो। बहुत सारे लोगों को होता है ये। ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ, इसमें क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एस्ट्रोजन की, या फिर ओवुलेशन की एब्सेंस होती है, या फिर मल्टीपल स्मॉल सिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट हो जाती हैं ओवरी में। तो इसमें क्या आ जाएगा? सारा कुछ होता है इसमें। पीसीओएस जिसको प्रॉब्लम होती है उसमें ओवर प्रोडक्शन भी होती है, एस्ट्रोजन की एब्सेंस भी होती है, ओवुलेशन की, मल्टीपल स्मॉल सिस्ट भी हो जाते हैं ओवरी में। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68, विच एसटीडी कोज जेनिटल वॉर्ट्स। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो जेनिटल वॉर्ट्स कोज करती है? तो हमारे पास ऑप्शन है HIV करती है, HPV करता है, सिफेलिस करता है, या फिर गोनोरिया करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? HPV, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, द मॉर्निंग आफ्टर पिल इज़ इफ़ेक्टिव बिकॉज इट कंटेन हाई डोज ऑफ। कहते हैं जो मॉर्निंग आफ्टर पिल होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, LH होता है, या फिर FSH होता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो कि इफ़ेक्टिव रहता है? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 70 है, द सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगेंस्ट STDs इज़। कहते हैं सबसे सेफ मेथड कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का, जो कि STD से बचाता है आपको। STD का क्या मतलब होता है जी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब मैं आपको एक बात इसमें बता दूं कि पहले जो इसको बोलते थे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। ठीक है, क्या बोलते थे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोलते थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसमें इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया? STIs। ठीक है, अब STIs का क्या मतलब होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्या होता है जी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसलिए अगर आपको पेपर में ये देखने को मिले कि STDs नहीं लिखा हुआ है, STIs लिखा हुआ है, तो वो भी सेम ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इक्वली है, जिसको अभी आप क्या बोलते हो मॉडर्न लैंग्वेज में? STIs, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्लियर? अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कहता है द सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगेंस्ट STD कौन सा है? वो सबसे सेफ मेथड कौन सा माना जाता है? ओरल पिल्स लेना, कॉन्डम का यूज़ करना, कॉपर टी का यूज़ करना, या फिर ट्यूबरेक्टोमी करना। तो इसमें सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है आपका? कॉन्डम। ठीक है, तभी कहते हैं ना जब भी करना हो तो
सेक्सुअली इंटरकोर्स करना हो तो कॉन्डम का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके आपने बहुत सारे एड्स वगैरह भी देखे होंगे। नेक्स्ट है द ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन इज़, कहते जब ओवुलेशन हो रहा है उसके दौरान जो ओवम रिलीज़ होता है उसको वो कौन सा होता है? क्या वो प्राइमरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी होता है, या फिर oogoनियम होता है, या जाइगोट? अब जाइगोट तो वो होगा नहीं भाई, जाइगोट तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन वो कौन सा होता है? oogoनियम भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन हो चुकी है, ठीक है, तो मतलब प्राइमरी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, दैट इज सेकेंडरी ओवुलेशन। नेक्स्ट है द कॉर्पस ल्यूटियम, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स मैक्सिमम हार्मोन्स ड्यूरिंग, अब जो कॉर्पस ल्यूटियम हो कहता है मैक्सिमम हार्मोन्स रिलीज करता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर ओवुलेशन, कौन से फेज में सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है? तो वो कौन सा आ जाएगा आपके पास? ल्यूटियल फेज। विच हॉर्मोन्स मेंटेन एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, कहता है कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को शेड नहीं होने देता, वो इम्प्लांटेशन के लिए उसको मेंटेन करके रखता है? क्या वो LH है, FSH है, ईस्ट्रोजन है, या फिर प्रोजेस्टेरोन है? तो वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ सर्टोली सेल्स इज, कहता है जो सर्टोली सेल जो हमने मेल्स में पढ़े थे, फीमेल में उसके जैसा ही कौन सा और सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सर्टोली सेल का काम था ना, वही फीमेल के अंदर कौन से सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं? ग्रैनुलोसा सेल कर रहे हैं, थीका सेल कर रहे हैं, oocyte कर रहे हैं, या फिर फॉलिकल सेल्स कर रहे हैं? तो वो आपका कौन सा है? ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स किसके इक्विवेलेंट है जी? सर्टोली सेल्स ऑफ मेल। द फीमेल इक्विवेलेंस ऑफ लेडिक सेल्स, अब लेडिक सेल्स भी किस में प्रेजेंट थे? मेल में प्रेजेंट थे, तो कहते हैं जो मेल के लेडिक सेल्स हैं वो फीमेल के कौन से सेल्स के इक्विवेलेंट्स हैं? ग्रैनुलोसा सेल के, थीका इंटरना सेल से, एंडोमेट्रियल सेल से, या फिर ट्रोपोब्लास्ट सेल से? तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन से सेल से इक्विवेलेंट है? दैट इज थीका इंटरना सेल्स। क्वेश्चन नंबर 76 इज ओवुलेशन टेस्ट किट्स डिटेक्ट सर्ग ऑफ, जो ओवुलेशन टेस्ट वाली किट्स होती हैं वो क्या ज़्यादातर बताती हैं? किस हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा बताती हैं? FSH के बारे में, LH के बारे में, ईस्ट्रोजन के बारे में, या फिर प्रोजेस्टेरोन के बारे में? तो वो किसके बारे में लाते हैं? ल्यूटिनेटिक हार्मोन के बारे में, यानी कि LH हार्मोन के बारे में ज़्यादातर बताते हैं। नेक्स्ट है द पोलर बॉडीज फॉर्म्ड इन oogenesis इज कॉल्ड, अब oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, तो उसमें जो पोलर बॉडीज़ फॉर्म होती हैं वो क्या डिप्लॉयड होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, पॉलीप्लॉयड होती हैं, या फिर ट्रिप्लॉयड होती हैं? बताओ। एक तो ओवम बन गया ना, उसके बाद जो दूसरी हैं वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, तो वो कहता है जो पोलर बॉडीज़ बन रही हैं वो किस फॉर्म की बनती हैं? बताओ जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? हैप्लॉयड पोलर बॉडीज़। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन ओवम इज़, अब ह्यूमन का जो ओवम है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे भाई? 23। कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमने मेल वाले केस में भी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? 23 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन ओवम के अंदर। अब आप बोलोगे कि 46 होते हैं मैम, तो 46 कैसे होंगे? आधे फीमेल से ले रहा वो, तो आधे मेल से भी तो लेगा ना भाई। अगर सारे मेल ने दे दिए 46 के 46 और फीमेल ने भी 46 के दे दिए तो वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए क्या करता है वो ओवम आधे देता है और जो स्पर्म है वो भी आधे देता है। उसके बाद जो लास्ट में बन जाते हैं वो कितने जाते हैं बच्चे के अंदर? 46 क्रोमोसोम। क्लियर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्ड डैश, क्या रीस्टोर करता है फर्टिलाइजेशन? हैप्लॉयड कंडीशन को, डिप्लॉयड कंडीशन को, या फिर ट्रिप्लॉयड कंडीशन को? किसको करता है भाई? हैप्लॉयड कंडीशन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म प्लेसेंटा, कौन सी लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की जो प्लेसेंटा को फॉर्म कर देती है? एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट है, या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट है? तो वो कौन सी लेयर होती है जी हमारे पास? बताओ। वेट ये पीछे वाला क्वेश्चन जो है ना इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। इसमें रीस्टोर वर्ड आया हुआ है, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है, तो रीस्टोर करता है किसको? डिप्लॉयड को, क्योंकि हैप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लास्ट में डिप्लॉयड बनाते हैं। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
कौन सी लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म, विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म प्लेसेंटा, कौन सी लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की जो प्लेसेंटा को फॉर्म करती है। तो बताओ जी कौन सी लेयर होती है वो। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस ड्यू टू लैक ऑफ। कॉर्पस ल्यूटियम कहता है रिग्रेस बिहेव शो करता है ड्यू टू द लैक ऑफ, क्या उसमें कमी होती है, LH की, FSH की, HCG की या फिर ईस्ट्रोजन की। तो बताओ इसमें कौन सी कमी होती है भाई, HCG की। अब कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेट, हाँ ये मैंने करवा दिया ना। तो कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवुलेशन डज नॉट अकर बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ। कहता जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो 9 मंथ तक आपको पता है कि पीरियड्स नहीं आते, तो उसमें ओवुलेशन नहीं होता। तो कहता कौन सा हार्मोन है जो कि ओवुलेशन को होने नहीं देता। ठीक है, तो वो कौन सा है, FSH है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, LH है या फिर HCG है। तो उसमें आपका हार्मोन कौन सा आ जाएगा जी, आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 83 है द ओवम इज वायबल फॉर फर्टिलाइजेशन आफ्टर अबाउट, फॉर अबाउट कितने दिनों तक वेबल रहता है, 12 to 24 हार्स, 48 हार्स, 72 हार्स, 96 हार्स। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 to 24 हार्स। स्पर्म इज़ वायबल इनसाइड फीमेल ट्रैक फॉर अबाउट। अब स्पर्म जो है वो फीमेल ट्रैक के अंदर कितने टाइम तक रह सकता है, 12 हार्स तक, 24 हार्स तक, 48 to 72 हार्स तक और 5 to 7 डेज़ तक। तो इसका भी आपको सबको पता ही होगा नॉर्मली। तो कितना है, 48 to 72 हार्स तक जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म्स जो है रहते हैं। नेक्स्ट आ गया द फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल इज़ अराउंड। जो फर्टाइल पीरियड होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल वो ह्यूमन फीमेल के अंदर वो कितना होता है, डे 1 से 5 तक, डे 10 to 17, डे 20 to 25 या फिर डे 25 to 28। तो ये भी आपको नॉर्मली पता ही होता है सबको। तो कितना होता है हमारे पास, डे 10 to डे 17। नेक्स्ट है द जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स। जो जोना पेलुसिडा है वो किसको प्रिवेंट करती है, फर्टिलाइजेशन को, पॉलीस्पर्मी को, क्लीवेज को या फिर इम्प्लांटेशन को। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, किसको करता है, पॉलीस्पर्मी को। जोना पेलुसिडा क्या होती है, जो ओवम है उसके बाहर लेयर प्रेजेंट होती है जोना पेलुसिडा। तो जो जोना पेलुसिडा क्या करती है, सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर जाने देती है, एक से ज़्यादा स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म। ठीक है, तो उसको ये प्रिवेंट करती है जोना पेलुसिडा, क्योंकि 2 स्पर्म चले जाएंगे तो वो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। एक ही स्पर्म चाहिए, एक ओवम है तो एक ही स्पर्म चाहिए। समझ आ गई। नेक्स्ट आ गया आपके पास द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मिंग umbilical cord blood vessels is called amnion, allantois, chorion या फिर yolk sac। तो उसको आप क्या बोलते हो, allantois। ये हमने पहले भी कर लिया था। कहता विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। अब जो न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही है, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके होती है। तो कहता जो न्यूरल ट्यूब डेवलप हो गई है इसको क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए या फिर विटामिन डी चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द हार्मोन दैट कोज मिल्क इजेक्शन। कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है या फिर ईस्ट्रोजन करता है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कौन करता है जी इसको, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट आ गया पार्चुरेशन इज़ इनिशिएटेड बाय। पार्चुरेशन मतलब जो बेबी है उसका बर्थ होने वाला है अभी, ठीक है, उसका बेबी का बर्थ। तो कहते हैं ये इनिशिएटेड होता है फीटल हार्मोन्स के कारण, मैटरनल हार्मोन के कारण, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज़ फीटल हार्मोन के कारण भी होता है और मैटरनल हार्मोन के कारण भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे आज के लेक्चर को, फिर कल वाला लेक्चर करेंगे।
तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ में और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट आ गया विच फीटल हार्मोन इंड्यूस लेबर का, तो कौन सा हार्मोन है फीटल का जो लेबर पेन्स को इंड्यूस करता है। ठीक है, कौन सा वो, कोर्टिसोल है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या फिर LH है। तो कौन सा हार्मोन होगा हमारे पास, दैट इज कोर्टिसोल। विच हार्मोन इज कॉल्ड मिल्क हार्मोन, ये हमने पहले भी कर लिया कि कौन सा हार्मोन है जिसको हम मिल्क हार्मोन कहते हैं, तो वो कौन सा था, प्रोलैक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ यूट्रस इन फीमेल इज कॉल्ड, अब कोई फीमेल है उसमें यूट्रस ही प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप मेयर रोकिस्काई कुस्टर हॉसर सिंड्रोम बोलोगे, PCOS बोलोगे, टर्नर सिंड्रोम बोलोगे या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलोगे। तो उसको आप क्या बोलोगे जी, दैट इज मेयर, ऑप्शन नंबर 1 मेयर रोकिस्काई कुस्टर हॉसर सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर टर्नर सिंड्रोम फीमेल हैव जीनोटाइप, कौन सा जीनोटाइप होता है जो टर्नर सिंड्रोम होता है जिन फीमेल्स के अंदर, तो उसमें कौन सा होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारे पास XX होता है। ठीक है, मेल के पास XY होता है या फिर जो डबल होते हैं उसके पास क्या होता है, XXY होता है, लेकिन जिनके पास टर्नर सिंड्रोम होता है उसके पास कौन सा होता है, XO। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के बीच में एक्सटर्नल होती है या इंटरनल होती है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है किस में होती है जी, इंटरनल। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, नेक्स्ट आ गया विच हार्मोन इज़ यूज्ड इन प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग किट, ये हमने पहले ही कर लिया कि कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग किट्स में बताता है कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है, पहले कर लिया हमने। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर B, दैट इज़ HCG। नेक्स्ट है ओवुलेशन जनरली अकर्स ड्यू टू सडन राइजिंग, अब ओवुलेशन अकर होता है जब सडनली राइज होता है हॉर्मोन्स का, कौन से हार्मोन का, LH का, FSH का, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये भी हमने पहले कर लिया था, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A, दैट इज LH। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ओवरी कंटेन डेवलपिंग फॉलिकल्स, कहते हैं कौन सा पार्ट है ओवरी का जिसमें डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा है, मेड्यूला है, कोर्टेक्स है, हिलम है या फिर हाइलम है या फिर जर्मिनल एपिथेलियम है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोर्टेक्स, क्या आ जाएगा जी, कोर्टेक्स। नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ फॉलिकल ट्यूब्स क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, कहते हैं फिलोपियन ट्यूब का वो पार्ट बताना है जो ओवरी के क्लोज होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इस्टमस बोलोगे, एम्पुला बोलोगे, इन्फंडिबुलम बोलोगे या फिर यूट्रस बोलोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, इन्फंडिब्यूलम। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में आता है, इसको मार्क कर लो एज अ स्टार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पहले कौन सा प्रोसेस होता है, सेकंड कौन सा होता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन चारों में से भी आपने बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा, कई बार उन्होंने पूछा होगा इनकरेक्ट, तो आपने ध्यान से वर्ड को देखना है, इसमें हमने करेक्ट पूछा हुआ है, तो करेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली क्या चीज़ होती है, जो ओवम होता है और जो स्पर्म होता है उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन किस में हो रही है जी, तीनों में से बताओ, ऑप्शन नंबर A में हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन होती है उसकी, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद उन दोनों की उसकी क्लीवेज होती है, क्लीवेज बनने के बाद मोरूला बनता है, सबसे पहले मोरूले के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका, समझ आई। तो ये इसका पूरा सीक्वेंस है। तो अब इसके साथ ही हमारे जो 100 क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको 1 मिनट रुक जाओ, इसको आपने करना है क्या, सब्सक्राइब करके साथ में ही मुझे बता देना है नेक्स्ट लेक्चर आपका किस पे लेके आऊँ, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चन चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया और उस पर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का सेक्शन फिर से दोबारा से 1 घंटे का हो गया है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।